Hello friends, welcome back to Incredible Chemistry. I hope you all are doing good. Okay, so हम चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे थे. आई नो बहुत ही लेंथी चैप्टर है, बट कोई बात नहीं. अब हमारे दो ही टॉपिक्स रह गए हैं. एक टॉपिक है हमारा एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स का और सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं. ठीक है, 1s 2s वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. उसके लिए हम पहले 3 रूल्स करेंगे, फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए सीखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपके इनऑर्गेनिक के आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं. ओके, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो टू योर बैचमेट्स. ओके, नाउ कम टू टॉपिक. अब देखो, एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल की बात करेंगे हम. सबसे पहले ऑर्बिटल क्या था. ऑर्बिटल हमने बहुत बार डिस्कस किया, एक ऐसा रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है. अब देखो, हम इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी की बात क्यों करते हैं. हम इलेक्ट्रॉन मिलने के एग्जैक्ट चांसेस की बात क्यों नहीं करते, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात क्यों नहीं करते. क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब हेजनबर्ग आए, हेजनबर्ग ने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन कि हम एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी वेलोसिटी नहीं निकाल सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोटा होता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन की तो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. तो ये कंसेप्ट को क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी में श्रोडिंगर ने यूज किया. तो उन्होंने बोला ठीक है हेजनबर्ग, हम आपकी बात मान लेते हैं, हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बोलेंगे. हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अगर लोकेट करना है एटम में तो हम इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस यानी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे. ठीक है, और वो जो रीजन है प्रोबेबिलिटी वाला उसे हम ऑर्बिटल बोलते हैं. ठीक है, ऑर्बिटल के लिए हमने 4 क्वांटम नंबर पढ़े थे, n, l, ml और ms, है ना. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर. ये चारों एक तरह से ऑर्बिटल के लिए कोऑर्डिनेट्स थे. ये चारों अगर हमें पता चल गए तो हमें इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा कहाँ उसका रीजन है, कहाँ उसके मिलने के चांसेस हो सकते हैं. ठीक है, ये चीज हो गई. ओके, तो ठीक है, हमने ऑर्बिटल को थोड़ा देख लिया है. अब देखो, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम को आपने यहाँ पे ध्यान रखना है. हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेसिफिकली ये डायग्राम है क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. यानी तो हाइड्रोजन एटम के लिए अगर आप एनर्जी लेवल डायग्राम देखो तो देखो 1s सबसे ज्यादा कम है उसकी एनर्जी. ठीक है, ऊपर जाते हुए एनर्जी इंक्रीज हो रही है. 2s और 2p की एनर्जी इक्वल है. 3s 3p और 3d की एनर्जी इक्वल है. 4s 4p और 4d, यहाँ पे 4f मैंने बनाया नहीं है लेकिन उसकी एनर्जी भी 4s 4p और 4d के इक्वल ही होती है. ठीक है, देखो यहाँ पे हमने p के ऑर्बिटल बनाए हैं. हमने लास्ट लेक्चर में समझा था, जो आपको आई बटन में मिल जाएगी, कि p जो है उसके p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं. हमने यहाँ पे 3 ऑर्बिटल बना दिए. देखो, हमें पता है जो p सबशेल है वो ऐसा डम्बल शेप का होता है ना. p सबशेल ऐसा होता है डम्बल शेप का. जो s सबशेल होता है वो होता है स्फेरिकल. जो d सबशेल होता है वो ऐसा होता है डबल डम्बल्ड, है ना. लेकिन हम हर बार ये शेप्स नहीं यूज करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. आपको पता लग गया कि ये शेप्स हैं. अगर आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपने रिप्रेजेंट करना है जब इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, तो आप ऐसे राउंड सर्कल्स बना के उसे एक्सप्लेन कर सकते हो. नीचे लिख देना कि 2s है, ये 3d है. ठीक है, आपको वैसे भी ये चीज से पता चल जाएगा. अगर मान लो 5 ऑर्बिटल बनाए हैं तो हम d की बात कर रहे हैं क्योंकि d सबशेल में ही 5 ऑर्बिटल होते हैं. ओके, तो एनर्जीज की हम बात कर रहे थे. 1s की एनर्जी सबसे कम है, 2s और 2p की एनर्जी इक्वल है लेकिन 1s से ज्यादा है. उसके बाद 3s 3p 3d, सबसे हाई एनर्जी इनमें से 4s 4p 4d और 4f की है. ठीक है, ओके. और इस एनर्जी लेवल डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा है कि जो एनर्जी है
किसी भी ऑर्बिटल की वो n पे डिपेंड कर रही है। n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये देखो एनर्जी ऑफ वेरियस ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, डिपेंड्स ओनली ऑन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। देखो जैसे जैसे हमारा जो n की वैल्यू है, ये जो आगे फ्रंट वाली वैल्यू होती है 1 2, ये n की वैल्यू होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है एनर्जी भी बढ़ रही है। ठीक है, देखो सबशेल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये देखो s सबशेल है, यहाँ पे s सबशेल है ना, देखो 2s और 2p की एनर्जी इक्वल है। लेकिन देखो सबशेल की अगर हम बात करें, ये s सबशेल है, ये p सबशेल है, यानी सबशेल हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है, l बताता है, यानी l के इंडिपेंडेंट है एनर्जी, सिर्फ शेल पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अब देखो ये चीज को भी हम समझते हैं, जो 1s है उसकी एनर्जी 2s के कंपैरेटिवली कम है, 2s की एनर्जी 3s से कम है। तो ये क्यों? देखो 1s है, 1s मीन्स कि शेल नंबर 1 n इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, 1s में n इक्वल्स टू 1 है, यानी अगर 1s में इलेक्ट्रॉन पड़ा है, मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, हम ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो वो क्लोज है न्यूक्लियस के, है ना, 2 के अकॉर्डिंग। 2 में देखो ऐसे बनाते हैं ना, ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है मान लो ऐसे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है यहाँ पे, तो इसका डिस्टेंस कम है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये वाला जो है n इज इक्वल्स टू 1 वाला, इसकी जो अट्रैक्शन भी होगी न्यूक्लियस से वो ज्यादा होगी कंपेयर टू n इज इक्वल्स टू 2 से। अट्रैक्शन ज्यादा तो एनर्जी कम। क्यों एनर्जी कम? क्योंकि देखो हमें एनर्जी का फॉर्मूला किया था 13.6 z² ओवर n का स्क्वायर। अब देखो z कितना है? z होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर इतना ही आ जाएगा। अगर हम शेल की बात करें, अगर हम फर्स्ट शेल यहाँ पे लिखें तो एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 रहेगी। ठीक है, 1 का स्क्वायर के साथ डिवाइड कितना ही आ गया। अगर हम एनर्जी देखें सेकेंड लेवल के लिए, यानी 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 अगर हम यहाँ पे लिख दें तो एनर्जी आएगी 3.4 समथिंग। तो देखो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ये एनर्जी है, n इज इक्वल्स टू अगर हम 2 की बात करें तो उसके लिए 3.4 एनर्जी है। कौन सी एनर्जी ज्यादा है? -3.4 ज्यादा है -13.6 से। ये देखो माइनस जो 13.6 एनर्जी है वो एनर्जी जो है वो कम है -3.4 से, यानी n इज इक्वल्स टू 1 की एनर्जी कम है n इज इक्वल्स टू 2 से। क्योंकि देखो -2 बड़ा होता है या -1? -1 बड़ा होता है ना। हम ऐसे जब करते हैं 2 हम लिखते हैं कि 2 इज ग्रेटर देन 1। जब हम बोथ साइड पे माइनस ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, साइंस चेंज कर देते हैं। ऐसे ही होता है मैथ्स में, साइंस चेंज कर दिए। तो यानी नेगेटिव में जो बड़ी वैल्यू होती है वो असल में छोटी होती है ना, और जो नेगेटिव में छोटी वैल्यू है वो बड़ी है, 0 के ज्यादा क्लोज है तो ये वैल्यू बड़ी है। यानी जो n इज इक्वल्स टू 1 है, मैथमेटिकली भी हमने समझ लिया कि n इज इक्वल्स टू 1 है, उसकी एनर्जी n इज इक्वल्स टू 2 से कम है। ऐसे ही आप क्या करो कि n इज इक्वल्स टू 3 और n इज इक्वल्स टू 4 के लिए एनर्जी निकाल लो और आपके पास ऐसा कुछ एनर्जी का एक सीरीज आ जाएगी, है ना, कि सबसे कम एनर्जी 1s की है, फिर 2s की और 2p की इक्वल है, 3s 3p और 3d की एनर्जी इक्वल है, लेकिन इन सबसे बड़ी है 4s 4p 4d और 4f की एनर्जी इक्वल है, लेकिन इन सबसे कम है। ओके, ऐसा ही बनाया हमने वहां पे। ओके, लेकिन ये आपने याद रखना है, ये हम एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कर रहे हैं, यानी हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स। डीजेनरेटिव ऑर्बिटल किसे बोला है? देखो
ये 2p है, ये तीनों ऑर्बिटल की एक ही एनर्जी है, तो ये आपस में डीजेनरेटिव है, यानी जिन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो इक्वल होती है वो डीजेनरेटिव है, ठीक है। ओके, एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे थोड़ा आप गौर देना, एन इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ओके, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हाइड्रोजन कर रहे हैं हम। एन इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन एटम कॉरस्पॉन्ड टू मोस्ट स्टेबल स्टेट कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, यानी हाइड्रोजन में 1s के ऑर्बिटल में जब एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है तो ये अपने सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट में होता है। स्टेबल स्टेट में इसलिए है क्योंकि ये न्यूक्लियस के क्लोज है, अट्रैक्शंस आएंगी, एनर्जी कम होगी, तो ये स्टेबल बनेगा, ठीक है। तो इसकी जो स्टेट है वो ग्राउंड स्टेट है। अगर हम इसे बाहर से कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता था प्रेजेंट, है ना, लेकिन वो एनर्जी के कारण ऊपर चला गया, अब उसकी जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस से कम हो गई, ठीक है, यानी कि यहाँ पे वो ज्यादा स्टेबल था, यहाँ पे वो कम स्टेबल होगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट में यही लिखा है, एन इलेक्ट्रॉन इन 2s और 2p। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन 2s और 2p पे पड़ा है, हमने 2s में भेज दिया इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन 2s 2p या उससे हायर ऑर्बिटल में पड़ा है, हाइड्रोजन के केस में हम बात कर रहे हैं, ओके, तो उसे हम एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, यानी हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, जब वो आपको 1s में ना मिले और 2s में मिले तो हम बोलेंगे कि ये एक्साइटेड स्टेट है उसकी। तो अगर हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल में मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की बात करें, यानी कि जिस एटम में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनकी बात करें, तो एनर्जी डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम कुछ ऐसी मिलेगी आपको। यानी कि अब देखो, 2s और 2p की एनर्जी इक्वल नहीं है, ठीक है, 3s 3p और 3d की एनर्जी इक्वल नहीं है, ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। क्यों? देखो, अगर जब हमने हाइड्रोजन की बात की थी ना, हाइड्रोजन एटम की, तो हमने देखा था जो एनर्जी थी वो सिर्फ n पे डिपेंड कर रही थी, है ना। यहाँ पे वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम था, यहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, तो जो एनर्जी है वो सिर्फ n पे नहीं, n के साथ साथ l पे भी डिपेंड करेगी। सो यानी जो एनर्जी है n और l पे डिपेंड करेगी। n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी शेल पे डिपेंड करेगी। l यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी उसका जो सबशेल है, ये सबशेल होता है ना, अगर हम 1s की बात करें तो ये हो गया उसका शेल, है ना, ये हो गया s उसका सबशेल। आगे सबशेल में हमने ऑर्बिटल्स किए थे, s का एक ऑर्बिटल था, p के 3 ऑर्बिटल्स थे, है ना, ये चीज। ओके, तो यानी n और l पे डिपेंड कर रही है। n और l पे डिपेंड करते हुए आपको कुछ ऐसी डायग्राम मिलेगी, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है? देखो, जब हमने हाइड्रोजन की बात की थी, हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, ठीक है, तो सिर्फ इसकी तरफ एक अट्रैक्शन ही शो हो रही थी। जब हम 2 या 2 से ज्यादा वाले सिस्टम की बात करते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम सिस्टम की बात करते हैं, तो डायग्राम आपकी ऐसी कुछ बनेगी कि एक इलेक्ट्रॉन इधर, ऐसे मान लो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में रिपल्शंस भी करेंगे, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्शन भी करेगा। इस रीजन की वजह से क्या होंगी? रिपल्शंस होंगी। ये रिपल्शन की वजह से ऐसी स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है, एनर्जी लेवल्स की। लेकिन हाइड्रोजन के केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो यहाँ पे अगर हम देखें, द मेन रीजन फॉर हैविंग डिफरेंट एनर्जीज ऑफ सबशेल, सबशेल यानी S, D, F, है ना, P, is due to mutual repulsion among electron। इलेक्ट्रॉन्स की जो म्यूचुअल रिपल्शन है, ठीक है, 1 शेल और 2 शेल में जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, इनमें जो इनकी रिपल्शंस है, उनकी वजह से ये जो है ऐसी आपको डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम देखने को मिलेगी। इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम
beside the presence of the attraction between इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन के साथ साथ, ठीक है, एक रिपल्शन भी होगी बिटवीन एवरी इलेक्ट्रॉन एंड अदर इलेक्ट्रॉन, यानी हर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन भी रिपेल करेंगे, ये और ये भी रिपेल करेंगे, ये आपस में भी कुछ रिपेल करेंगे, यानी अब जो सिर्फ न्यूक्लियस है वो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं करेगा, ठीक है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको कुछ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस पे देखने को मिलेगा, क्योंकि जिसका नेट चार्ज होगा वो सिर्फ अट्रैक्शन का नहीं है, वो अट्रैक्शन माइनस रिपल्शन का रह जाएगा। ये चीज मिस होगी। देखो यहाँ पे है कि जो वैल्यू है एनर्जी की वो n और l पे डिपेंड करती है। कैसे? अगर हम n इज इक्वल्स टू 3 की एग्जांपल लें, n इज इक्वल्स टू 3 है, यानी कि 3 सबशेल बनेंगे, 3 सबशेल्स। कौन से सबशेल्स बनेंगे? एक बनेगा s, p और d, यानी शेल के साथ अगर हम लिख दें 3s, 3p और 3d। अब इन तीनों की जो एनर्जी है देख लो, ये जो सबशेल्स हैं ये डिफरेंट है ना, एनर्जीज देख लो, 3s की एनर्जी ये पड़ी, ठीक है, 3p की एनर्जी ये पड़ी और 3d की एनर्जी ये है, यानी इनकी एनर्जी सेम नहीं है। जबकि अगर आप हाइड्रोजन वाले केस में चेक करोगे तो ये एक ही लेवल पे पड़े थे, है ना, एक ही एनर्जी लेवल था। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में ऐसा नहीं है। अब देखो हमने देखा कि जो हमने एनर्जी लेवल डायग्राम की है वहां पे जो एनर्जी के पैटर्न्स थे, यानी देखो जब हमने हाइड्रोजन किया तब तो 1s सबसे नीचे था, 2s और 2p बराबर थे, है ना, फिर 3s, 3p और 3d थे, ठीक है, ये तो हाइड्रोजन की बात होगी, है ना। जब हमने मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम किया, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की बात की, तो सबसे नीचे 1s आया, फिर 2s आया, फिर 2p आया, फिर 3s आया। कुछ ऐसा पैटर्न हमें देखने को मिला, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन में रिपल्शंस भी प्रेजेंट है। एक एक्स्ट्रा जो रिपल्शन वाला पार्ट है वो हाइड्रोजन के केस में प्रेजेंट नहीं था और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमें देखने को मिला, ठीक है। देखो इस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज है सारी ओर, Z से रिप्रेजेंट करते हैं इसीलिए Z लिख दिया वहां पे, ठीक है। ये शेल है, शेल ऐसे राउंड होते हैं, एज्यूम कर लो, हाफ हाफ शेल्स हमने बना दिए। ये हो गया n इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया n इज इक्वल्स टू 2। देखो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, सेकेंड शेल है मान लेते उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। देखो ये जो आउटर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने इसके साथ अट्रैक्शन तो करनी ही थी, इन्होंने भी इसके साथ अट्रैक्शन करनी है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि ये आपस में रिपल्शन भी करने लगे, जबकि हाइड्रोजन के केस में ऐसा नहीं था। हाइड्रोजन के केस में क्या था, ये न्यूक्लियस है, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, ये सिर्फ अट्रैक्शन कर रहे थे, एक और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं रिपल्शंस के लिए, है ना। ये इधर जो था सिर्फ अट्रैक्शन थी, इधर रिपल्शंस और अट्रैक्शंस दोनों हैं। ये अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों की वजह से ही ये जो डिफरेंट एनर्जी पैटर्न्स आ रहे हैं हाइड्रोजन और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में, यही एक रीजन है, ठीक है। अब देखो जो इनर वाले ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो एक तरह से एक दीवार क्रिएट कर लेते हैं, एक तरह से क्या करते हैं यहाँ पे शील्ड कर लेते हैं, ठीक है। उन्होंने दीवार क्रिएट कर ली और उन्होंने इसका जो चार्ज है, अट्रैक्शन है, फुल अट्रैक्शन इसको नहीं जाने दी। क्यों? क्योंकि ये रिपेल कर रहे हैं, यानी इसको जो अट्रैक्शन शो होगी वो होगी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन माइनस ये वाली रिपल्शंस, ठीक है। तो इसको हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं कि जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शील्ड कर लेते हैं कुछ हद तक न्यूक्लियस का चार्ज, पूरा चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं पहुंच पाता और हमें Z इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखने को मिलता है। ओके, अब ये देखते हैं इन एन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम
an electron occupy inner energy level tend to reduce effect of nuclear charge on the electrons in the outermost shell. वही बोल रहे हैं कि जो इनर शेल है वो जो न्यूक्लियस का चार्ज है आउटर वाले इलेक्ट्रॉन पे वो रिड्यूस कर देते हैं. क्यों रिड्यूस कर देते हैं? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शील्ड करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, जिसे हम शील्डिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं. ये आपको एज इट इज डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है. व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, आपको ये डायग्राम बनानी है और आप साथ के साथ ऑर्डर भी लिख सकते हो कि जो एस है उसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा है, फिर पी का, फिर डी का. यानी अगर मान लो पी की बात करें, ठीक है, तो पी ज्यादा शील्ड होगा एस से, क्योंकि एस की शेप जो है वो स्फेरिकल है, वो सिमेट्रिकल है. एस जो है वो ज्यादा अच्छे से शील्ड कर पाएगा देन पी. ठीक है, पी की होगी डम्बल शेप. ठीक है, फिर जो पी है वो बेटर शील्डिंग करेगा डी से, क्योंकि इसकी डबल डम्बल्ड है. ये भी आप बीच में ऐड कर देना. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, बोथ दी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव अट्रैक्शंस. अट्रैक्टिव और रिपल्सिव अट्रैक्शंस हमने देख ली कौन सी हैं. अट्रैक्टिव कौन सी है? जो न्यूक्लियस की तरफ शो हो रही है. रिपल्सिव जो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कर रहा है. देखो, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, उन्होंने ऑब्वियसली रिपेल करना है. ओके, तो जो इनकी अट्रैक्शन है डिपेंड अपॉन शेल एंड शेप. शेप जो शेल है उस पे और शेप पे डिपेंड करती है ना. अच्छा, शेप पे डिपेंड, ये हमने देख लिया. ये ज्यादा सिमेट्रिकल था, इस वजह से इसकी शील्डिंग ज्यादा है. ये कम सिमेट्रिकल है, ये उससे कम सिमेट्रिकल है, इस वजह से उसका जो शील्डिंग ऑर्डर है वो ऐसा आ जाएगा. ओके, दिस जेड इफेक्टिव. जेड इफेक्टिव क्या था? देखो, जेड इफेक्टिव हो गया जो नेट चार्ज मिला, जो आउटर इलेक्ट्रॉन को नेट चार्ज मिला. क्या है वो नेट चार्ज? अट्रैक्शन की फोर्सेस में से रिपल्शन के फोर्सेस जो माइनस कर दिए वो जेड इफेक्टिव होगा. ठीक है, रफली. ओके, जेड इफेक्टिव एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन क्वांटम नंबर. ये हम इंक्रीज इन क्वांटम नंबर वाला एक बार समझते हैं. ओके, मान लो 3s है और 3p है, इस पे समझेंगे हम. ठीक है, वो कह रहे हैं जो जेड इफेक्टिव है इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो जाता है जब हम एजीम्यूथल नंबर जो है यानी एल जो है वो इंक्रीज करते हैं. ठीक है, हमने एल इंक्रीज कर दिया, पहले एस था, ठीक है, फिर हमने पी कर दिया. अब देखो जेड इफेक्टिव जो है वो कम हुआ है. क्यों कम हुआ है? क्योंकि एस ज्यादा सिमेट्रिकल था, एस ने ज्यादा शील्ड कर लिया पी को, तो पी पे जो चार्ज था, पॉजिटिव वाला जो चार्ज लगना था वो कम लगेगा अब, है ना. तो वही कि जो जेड इफेक्टिव है इलेक्ट्रॉन पे वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर यानी जो एल है वो इंक्रीज हो. ठीक है, यानी कि जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा वो मोर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस होगा. ठीक है, एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा टाइटली न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होगा. ठीक है, यानी कि वो ज्यादा शील्डिंग करेगा पी पे. ठीक है, जो पी है वो उससे ज्यादा शील्डिंग करेगा डी पे, डी ऑर्बिटल पे. ओके, शील्डिंग इफेक्ट वाला एक बार आप ध्यान से देखना. सो हमने देख लिया जो एनर्जी है ऑर्बिटल की वो एन पे और एल दोनों पे लाई कर रही है. तो ज्यादा चीजों को हम कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे. हमने देखो अगर एनर्जी लिखनी है, हमने देखा 1s की सबसे कम, फिर 2s, देन 2p की एनर्जी, फिर 3s, 3p, फिर 4s. तो ये चीज हमने कैसे बनाई, ये चीज हम कैसे याद रखेंगे? देखो यहाँ पे आओ, उन्होंने बोला कि हम n+l की वैल्यू निकाल लेंगे. जितनी वैल्यू कम होगी n+m की उतनी ही एनर्जी कम हो जाएगी. कैसे? देखो अगर हम यहाँ पे लें, एग्जांपल लें, देखो 1s, 2s, 1s और 2s का लें, कौन सी इनमें से देखें कि कम है, किसकी वैल्यू, किसकी एनर्जी की वैल्यू कम है. तो हम क्या करेंगे, 1s के लिए n
प्लस एल की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। एन कितना है 1, एल कितना है, एस के लिए एल होता है 0। इसमें आओ, इसमें एन की वैल्यू 2 है, एस की वैल्यू 0 है, यानी 1s के लिए वैल्यू 1 आ जाएगी, 2s के लिए वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। देखो ये वैल्यू 1s के लिए कम है, ये 2s के लिए ज्यादा है, तो यानी 1s की एनर्जी 2s से कम है। ऐसे ही आप और को देख लो। अच्छा 3p और 4d में देख लो, n प्लस l की वैल्यू निकालो, क्या क्या निकलेंगी, 3 प्लस 1 आ गई, यहाँ पे 4 प्लस 2 आ गई, यानी 4 और 5 वैल्यू निकली, यानी 3p की वैल्यू कम है, 4d की ज्यादा है, तो 3p वाले की एनर्जी कम होगी, 4d की ज्यादा होगी, ठीक है। तो ऐसे करके आप ये वाली सारी सीरीज लिख सकते हो। ये चीजें हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन्स भरने इन ऑर्बिटल में, और जो ऑर्बिटल की कम एनर्जी होगी उसमें सबसे पहला इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे, इसलिए ये चीजों को हम समझ रहे हैं। ओके, अगर हम सेकेंड रूल पे आते हैं तो वो बोलते हैं इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n प्लस l, वो बोल रहे हैं कि अगर कोई दो ऑर्बिटल, अच्छा मान लो एक ले लो 6s और एक ले लो 5p, इनकी n प्लस l की वैल्यूज निकालो। देखो क्या क्या बनेंगी, 6 प्लस 0 बन जाएगी, इसके लिए बन जाएगी 5 प्लस 1। अब देखो दोनों की n प्लस l की जो वैल्यू है वो 6 आ रही है, ठीक है। फर्स्ट रूल तो कहता था कि n प्लस l की वैल्यू जिसकी कम है उसकी एनर्जी कम है, उसे पहले रख दो, ठीक है, ऑर्डर में। अब ये दोनों एनर्जीज तो सेम आ रही हैं, तो फिर सेकेंड रूल क्या कह रहा है, अगर वैल्यूज सेम है n प्लस l की, तो हमने क्या करना है, जिसमें n की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी को कम मान के चलना है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये n की वैल्यू है, ये वाली, ये यहाँ पे n की वैल्यू है, ये कम है वैल्यू, है ना, यानी कि जो 5p है उसकी एनर्जी 6s से कम होगी, और ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, अगर आपको ये सब चीजें समझ आ गई हैं तो आपके सामने एक क्वेश्चन पड़ा है, आपको एनर्जीज गिवन है, आपको बताना है कि किसकी एनर्जी, जो हाइड्रोजन में 2s ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी ज्यादा है, Li में 2s की, या सोडियम में 2s की, या पोटेशियम में 2s की। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो इन सबको, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। कैसे करोगे, आप बोलोगे कि हम क्या करते हैं, हम n प्लस l की वैल्यूज निकाल लेते हैं और हम उस अकॉर्डिंग इनको लेवल कर देंगे। चलो देखते हैं। ओके, अगर हम n प्लस l की वैल्यू निकाले, ये 2s है, 2 प्लस 0, दिस इज ऑल्सो 2s, 2 प्लस 0, दिस इज ऑल्सो 2s, 2 प्लस 0, ये भी 2s है, 2 प्लस 0। अब n प्लस l की जो वैल्यू है वो सब में 2 2 2 आ रही है, कोई बात नहीं, हम सेकेंड वाला रूल लगा लेते हैं। सेकेंड वाले रूल में क्या है कि n की वैल्यू कम को देख लो, n की वैल्यू तो सभी में 2 है। अब हम क्या करें, देखो ये वाला जो सारा है हमने देखा ये सब पे लगता है, बट कई बार जब 2s जब सेम ऑर्बिटल की बात कर ली, एटम्स डिफरेंट पड़े आपके, तो आप क्या करोगे, तो देखो आप एनर्जी का फॉर्मूला याद करो। एनर्जी होती है -13.6 z स्क्वायर ओवर n का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यही फॉर्मूला सारे चैप्टर में आपको लगाना है ना। अब देखो यहाँ पे शेल जो है वो सेम है, शेल को कांस्टेंट कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया, यानी वेरिएबल कौन सा है, ये रहा z, यानी ये जो एनर्जी है ये किस पे डिपेंड करेगी, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगी। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 11 है, इसका 19 है, तो हम कह सकते हैं जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z के। जैसे जैसे जो z है, जैसे जैसे ये जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ेगा, वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी। ये बात है, एक बार ध्यान से सोचो इस बात को, यानी कि z इसका सबसे ज्यादा है तो एनर्जी भी इसकी सबसे ज्यादा होगी। देखो z प्रोटॉन्स के लिए होता है ना, और जो एटॉमिक नंबर है वो जितना एटॉमिक नंबर है उतने प्रोटॉन्स भी होते हैं और उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, है ना।
तो वही है, इसका जो Z है वो सबसे ज्यादा है तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ऐसा क्या? नहीं, देखो आपने नेगेटिव साइन को इग्नोर किया, ठीक है। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन तो है, लेकिन नेगेटिव साइन को आपने इग्नोर किया। जब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे हाइड्रोजन के लिए तो आएगी वैल्यू -13.6 डिवाइडेड बाय 4, है ना। जब आप 3 के लिए करोगे, ये जो ऊपर वाली जो न्यूमरेटर है वो बड़ा हो जाएगा, है ना, वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा वैल्यू नेगेटिव में छोटी होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू आएगी, अगर हम इसे कैलकुलेट कर लें 13.6 डिवाइडेड बाय 4 कर लें तो आंसर आपका कुछ 3.4 आएगा, -3.4। और अगर आप 19 के लिए करोगे तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव आएगी। ज्यादा नेगेटिव है तो छोटी है ना, तो जो साइन है वो ऐसे लगेंगे। हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। देखो एक चीज और आप समझ सकते हो यहाँ से, अगर 19 है यहाँ पे चार्ज, ठीक है, अगर सॉरी यहाँ पे 19 है एटॉमिक नंबर, यानी जो न्यूक्लियस पे चार्ज था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। 19 है, यहाँ पे न्यूक्लियस पे 11 चार्ज है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि इस वाले केस में जो अट्रैक्शन होगी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो भी ज्यादा होगी। चार्ज पॉजिटिव ज्यादा है न्यूक्लियस का, है ना, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें जो अट्रैक्शन होगी वो भी ज्यादा होगी। तो आप क्या देखोगे, ये जो K है ना, ये बहुत ही अपने आप में एक सिकुड़ जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगी शेप, उसकी स्मॉल शेप हो जाएगी। अट्रैक्शन ज्यादा है तो एनर्जी कम रहेगी, ठीक है। N की उससे थोड़ी ज्यादा है, फिर Li की, और सबसे ज्यादा एनर्जी जो है हाइड्रोजन की रहेगी इन सब में से। नाउ हम फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एन एटम देखते हैं। सबसे पहले देखो हमने एनर्जीज देख ली है ऑर्बिटल की, है ना, अब हम उनकी फिलिंग देखेंगे। सबसे पहले ऑफ बाउस प्रिंसिपल है। ऑफ बाउ का क्या मतलब होता है? बिल्डिंग अप, ठीक है, बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल। ये वाले 3 प्रिंसिपल जो हम अभी करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समझ आ गए तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आ जाएगी। ओके, ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या बोलता था कि जब एटम ग्राउंड स्टेट पे है, यानी कि उसको कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं हुई है, दी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है, यानी कि सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल भरा जाएगा? जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है, जिसकी एनर्जी 1s की एनर्जी सबसे कम है, फिर 2s की, है ना, तो सबसे पहले 1s भरा जाएगा, ऐसे ऐसे ऑर्डर चलेगा। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों बोला? सबसे पहले सबसे कम एनर्जी वाले को क्यों हमने भरा? क्योंकि सबसे कम एनर्जी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, इस बात को हम समझते हैं। ऐसा ले लो कि 2 बच्चे हैं, आपकी क्लास में 2 फेमस बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ पे ड्राइंग स्किल्स नहीं चेक करनी है आपको, हम एक ऐसे कंसिडर कर रहे हैं। एक बच्चा है बहुत ही वो नॉटी है, ठीक है, और एक बच्चा बहुत ही सिंसियर है, ठीक है। ये जो बच्चा, ये जो बहुत नॉटी है, नोटेरियस है, ये क्या करता है? सारी जगह पे घूमता रहता है, सारी जगह पे, सारे स्कूल में, घर में, इधर उधर सब जगह घूमेगा, ठीक है। तो ये अपनी जो एनर्जी है एक तरह से क्या कर रहा है? लूज कर रहा है ना, सारी जगह घूम घूम के लूज करता रहता है। अब देखो ये जो बच्चा है, ये जो पढ़ने वाला बच्चा है, सिंसियर बच्चा है, अपना बैठ के आराम से पढ़ता रहता है ना, वो क्या करेगा? वो उसका एक एनर्जी लूज तो नहीं कर रहा है ना, बैठा हुआ एक जगह पे, एनर्जी तो लूज वो नहीं कर रहा है ना, स्टेबल है। इन सेंस ऑफ माइंड हम देखें तो वो स्टेबल है, ठीक है, एनर्जी कम है तो स्टेबल है। तो ऐसा ही ऑर्बिटल में होता है, अगर एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, तो वो एनर्जी लूज करता रहेगा इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी या इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी लूज करता रहेगा। जबकि जिसमें एनर्जी कम होगी वो एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा तो स्टेबल रहेगा, है ना। सब स्टेबिलिटी की तरफ ही भाग रहे हैं, तो जो सबसे कम एनर्जी वाला होगा वो सबसे स्टेबल होगा और उसी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1s की एनर्जी सबसे कम है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इधर ही आएगा,
जब भी हमने फिलिंग करनी है। ठीक है, देखो हर जो चीज है ना इस अर्थ पे, इस प्लैनेट पे, सब जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ भागते हैं। आप, मैं, सब क्यों काम कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? एक अच्छा प्रोफेशन चाहिए है ना जीने के लिए, एक अच्छा प्रोफेशन चाहिए। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो कोई एजुकेटर बनना चाहता है ना। स्टेबिलिटी के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी स्टेबिलिटी की तरफ भागेगा। इलेक्ट्रॉन भी उस ऑर्बिटल में जाएगा जहां पे उसको स्टेबिलिटी मिलेगी, और उसे स्टेबिलिटी मिलती है जहां पे एनर्जी कम होती है। ओके, देखो ये मैंने क्या लिखा है, देखो ये ऑफ बाउंड दिया था। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि आपने जो बड़ा सारा जो हमने अभी एनर्जी पैटर्न किया वो आपने कैसे याद रखना है, उसकी एक ट्रिक है। वो कहते हैं सबसे पहले 1s में आप एनर्जी भरोगे, उसके बाद 2s में एनर्जी भरोगे, उसके बाद 2p में, फिर 3s में, उसके बाद ऐसे 3p और 4s में आप इलेक्ट्रॉन भरोगे, उसके बाद आप 3d, 4p और 5s, 3d, 4p और 5s में इलेक्ट्रॉन भरोगे। ठीक है, एनर्जी बढ़ती जा रही है। फिर 4d, 5p और 6p, 4d, 5p, ऐसे ऐसे, फिर ये वाले भरोगे। ऐसे आपने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। ठीक है, देखो ये एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपको हमने पहले भी बताया है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, अभी हम दोबारा देख रहे हैं। सेकेंड प्रिंसिपल है पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल में हमें ये पता चला कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हम भर सकते हैं और वो दोनों ऑपोजिट स्पिन के होने चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास 4 क्वांटम नंबर हैं n, l और ml, ये चाहे सेम हो जाए हमें कुछ फर्क नहीं, लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि देखो अगर ये एक 1s ऑर्बिटल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 1s के लिए देखो n जो है दोनों के लिए 1 है ना, जो l है दोनों के लिए 0 है, जो ml है दोनों के लिए 0 है ना। लेकिन जो ms है वो 1 का +½ है और 1 का -½ है ना, ये डिफरेंट है। यानी ये जो ऐसा, अगर हम ऐसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन तो वो करेक्ट वे है। अगर हमने ऐसे भर दिया, ये 1s है, दोनों हमने पॉजिटिव स्पिन डाल दी। स्पिन ऐसी थी ना कि अपनी एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, है ना। देखो अगर ये अपवर्ड एरो है तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर डाउनवर्ड एरो है तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अपवर्ड एरो को कई बार पॉजिटिव स्पिन और डाउनवर्ड को कई बार नेगेटिव स्पिन बोलते हैं। तो ये जो तरीका है, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा एक ऑर्बिटल में। ठीक है, अगर ये चीज की बात करें दोनों क्लॉकवाइज, या इस चीज की बात करें दोनों एंटी क्लॉकवाइज, ये चीजें नहीं चलेंगी। ठीक है, ये चीज को आपने ध्यान रखना है जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी है। ओके, अब देखो इन्होंने बोला कि 2 ही इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आ सकते हैं। ठीक है, यानी जब हमने s की बात की, s सबशेल की बात की, तो उसके पास एक ऑर्बिटल था, है ना, एक ऑर्बिटल था, तो यानी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हम उसमें भर सकते हैं। अगर हमने p सबशेल की बात की तो वहां पे हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स थे, px, py और pz, याद है ना आपको। तो उसमें हम 3 × 2 यानी मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और अगर हम d की बात करें, d सबशेल की, तो उसमें 5 ऑर्बिटल थे, dxy, dyz ऐसे करके 5 हमने ऑर्बिटल्स किए थे, 5 ओरिएंटेशन थी, तो 5 × 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि जो मैक्सिमम है 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ओके, ये भी इस प्रिंसिपल में हमने समझ लिया। ओके, अब देखो यहां से हमें एक और चीज मिली कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक शेल में, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वो है 2n²। यानी
अगर मान लो हमने n इज इक्वल्स टू 2 है, यानी शेल का नंबर 2 है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो 2s यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? 2s की, और 2p की बात कर रहे हैं ना। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 2s 2 ऐसा लिख देंगे। p में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। 2p 6 यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर हम n इज इक्वल्स टू 3 की बात करें, n इज इक्वल्स टू 3 के लिए कौन कौन से सबशेल्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास? 3s एग्जिस्ट करता है, 3p, 3d, 3f नहीं करता था, है ना, क्योंकि हमने बोला था क्वांटम नंबर में, हमने बताया था आपको ये कि जितनी वैल्यू ऑफ n है उतने नंबर ऑफ सबशेल्स रहेंगे। n की वैल्यू 3 है तो 3 तरह के सबशेल आपको मिल गए। चौथा 3f सबशेल नहीं मिलेगा कभी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 ही सबशेल्स आएंगे, तो चौथा हो गया ना, वो n इज इक्वल्स टू 4 में 4f आपको मिलेगा। ये चीज होती है। ओके, हम इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन तीनों में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं n इज इक्वल्स टू 3 के लिए, तो हम देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। देख लो इसमें s में मैक्सिमम 2 दे सकते हैं, मैक्सिमम 6। d में 5 ऑर्बिटल है और हर ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इंटू 2 10, तो 10 + 6 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। थर्ड रूल क्या कहता है? हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसमें देखो ये बताया गया, अगर मान लो हमारे पास p ऑर्बिटल है, ठीक है, उसके 3 ओरिएंटेशन है, यानी उसके 3 ऑर्बिटल हैं। हमारे पास p4 यानी p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हमें गिवन थे, हमने 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भरने हैं। हम क्या करेंगे? हम ऐसे करते हैं 1 2 3 4, ये चीज हंट्स ने बोला ये चीज गलत है, ठीक है, तो आप कैसे फिल करोगे इलेक्ट्रॉन को? यहाँ पे हम देखते हैं, देखो ये वही p4 आ गया। ओके, हमने क्या करना है? पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर देना है, ठीक है। अगर मान लो p3 है, ठीक है, आपके 3 दोस्त हैं, आपके पास 4 चॉकलेट हैं, या आपके पास 3 चॉकलेट है, आपने खा ली है चॉकलेट अपनी, हाँ आपके पास 3 चॉकलेट है, तो आप क्या करोगे? एक एक चॉकलेट तीनों को दे दोगे। आपका बर्थडे था, आपने एक एक चॉकलेट तीनों को दे दी। ऐसे तो नहीं आप इस वाले फ्रेंड को 2 चॉकलेट दे दोगे, सेकंड वाले को भी 2 दे दोगे, और फर्स्ट वाले को कुछ नहीं। ये चीज गलत है। इसको एक दी, इसको एक दी, इसको एक दी, ठीक है। फिर उसके बाद इक्वली पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, ऐसे हंट्स ने बोला था, ठीक है। अगर उसके बाद आपके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता है, मान लो p4 है, तो आपने दोबारा से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन भरना था पॉजिटिव स्पिन का, एक नेगेटिव स्पिन का। यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे रख देते हैं, है ना। तो ये हंट्स ने बोला था। ओके, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने तीनों रूल्स देख लिए हैं। हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिस ऑर्बिटल में सबसे कम एनर्जी होगी, यानी अगर हम यहाँ पे थोड़ा लिख लें, 1s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, ऐसे जाएंगे इलेक्ट्रॉन भरने के लिए। ओके, हमने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है ऑर्बिटल में, एक एटम के अंदर। ओके, अब देखो ऑर्बिटल डायग्राम, अगर हमने s ऑर्बिटल शो करना है, एक बॉक्स बना देना है, उसका एक ही ऑर्बिटल था। p में हमने 3 बॉक्स या 3 सर्कल बना लो, इट्स अप टू यू। d में 5, है ना, 5 ऑर्बिटल्स बनाने हैं हमने। देखो हम देखो हर बार 3 ऐसे नहीं बना सकते, डम्बल शेप के 3 ऑर्बिटल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम सिंपली ऐसे बॉक्सेस से रिप्रेजेंट करके उसको लिख देते हैं, ये 2p है, ये 3p है, ये 4d है, ये सब, है ना। सबसे पहले हम हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है उससे स्टार्ट करेंगे।
सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर उसकी ऐसे वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कि 1s2 2s2 जो भी है ना। ओके, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा है ना। हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाना है, 1s बना दिया, फिर हमने 2s बनाना है, ये 2s बना दिया, है ना। हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, हमें ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे ही आ जाएगा, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी हमें, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 1s1। ओके, हीलियम के लिए देखो, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, ये हमने ऐसे बना दिए, ऑर्बिटल्स बना दिए, देखो 2, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसा करेंगे ना हम, क्योंकि हमने हंड्स रूल में क्या पढ़ा था कि सेम सबशेल में हम, ये 2s है, इसमें एक ही बॉक्स रहेगा, 2p में होती है ना 3 बॉक्सेस, एक बॉक्स, यस, कि सेम सबशेल में हम जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो सेम सबशेल के ऑर्बिटल्स में पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे, फिर हम अगले सबशेल पे जाएंगे। ये दोनों सबशेल अलग अलग हैं, ये 1s है, ये 2s है। उन्होंने बोला था इस वाले सबशेल में, एक पर्टिकुलर सबशेल में अगर मान लो 3 ऐसे थे और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते तो हम एक यहाँ पे लगाते, एक यहाँ पे लगाते, इस बेचारे के पास तो है ही एक, तो ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे ही फिक्स होगा, क्योंकि ये कम एनर्जी प्रेफर करेगा, यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे वो एडजस्ट हो जाएगा, ये चीज नहीं रहेगी, ये आपको याद रखना है। ओके, लिथियम की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा, 2s 1s और 2s, पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, फिर यहीं पे ही दोबारा से, फिर ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे आपने सारे जो 1 to 20 1 to 30 एलिमेंट्स के आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इधर भी आप साथ साथ लिखते जाओगे, यहाँ पे बनी 1s2, ठीक है, यहाँ पे बनी 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 2s1। ओके, अगर हमने सारी लिख ली, उसके बाद हमने बोरॉन बेरिलियम सारी लिख ली, ऐसे ही लिखनी है सेम। ओके, हम ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन 8 या पहले नाइट्रोजन 7 की एक बार आप अपने आप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, यहां से आप वो ले लो, एनर्जी का लेवल ले लो, किसमें आपने पहले भरने इलेक्ट्रॉन, 1s 2s, फिर यहाँ पे 2p, है ना। ओके, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन सेम सबशेल में ही भरना है, ठीक है, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। हंड्स रूल के अकॉर्डिंग भी हम कर रहे हैं, सब चीजें हम रूल्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो गया 5, ये 6 और ये 7th इलेक्ट्रॉन, ऐसे हमने भरने इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अगर हम तीनों रूल्स देखें, हमारा जो पहला रूल था, पहले रूल में हमने बोला था ऑफ बाउर रूल, उसमें हमने बोला था कि जिस ऑर्बिटल की सबसे कम एनर्जी, उसमें सबसे पहला हमने इलेक्ट्रॉन भरना है। तो यहाँ पे 1s की सबसे कम एनर्जी होती है, 1s में हमने भरा, 1s में हमने दोनों इलेक्ट्रॉन भरे, फिर 2s पे, फिर 2p पे आए। सेकेंड रूल की अगर हम बात करें, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उन्होंने कहा था कि एक जो ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ऑपोजिट स्पिन के, 2 इलेक्ट्रॉन डाले हैं और ऑपोजिट स्पिन है, ठीक है, इसमें भी ऑपोजिट स्पिन है, इसमें अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इसके पास ऑपोजिट स्पिन ही होगी। हंड्स रूल, उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन सेम सबशेल में पहले एक एक भर लो, ये सेम सबशेल है, उसमें हर ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, उसके बाद आप पेयरिंग करो, उसके बाद अगर पेयरिंग की बारी आई, अगर मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 8 है, ये सब तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो 2p की बात करें, 6th इलेक्ट्रॉन, ये 7th इलेक्ट्रॉन, 8th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट होगी, यानी हम हंड्स रूल भी फॉलो करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। अच्छा, n जो 7 है जिसका एटॉमिक नंबर, उसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो है 1s2
1s2, 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p डाल के ऐसे पावर में 2 डाल दो, 2s में 2, 2p में कितने हैं 1 2 3, 2p में 3 कर लो, टोटल कितने हो गए 2 और ये 5, 7 हो गए, है ना। 8 में देखो पहले हम कैसे लिखते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और ये लिखते थे 5, ऐसा लिखते थे, है ना। ये हम शेल्स के अकॉर्डिंग लिखते थे कि शेल नंबर 1 में 1 हो गया, शेल नंबर 2 में उसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। इधर भी ऐसे ही है, ये पूरा शेल 2 है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट शेल है, इसमें 2 है, सेम चीज है। लेकिन अब हमने सब शेल और ऑर्बिटल भी पढ़ लिए, हमारा लेवल, हमारा स्टैंडर्ड अपग्रेड हो गया है, हमने खुद को भी अपग्रेड करना है। ऐसे लिखोगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन की बात करें 1s 2s 2p, देखो 1s2 2s2 2p 4, ठीक है ये चीज। ओके, अगर हम सोडियम देखें, सोडियम होता है 11, या पहले आप नियॉन देखो, नियॉन नोबल गैस है, इससे आपको नियॉन देखो 1s, ये 2s हो गया, ये हो गया 2p, 10 इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, 5th 6th 7th 8th 9th और 10th, यानी 1s2 2s2 2p6, ठीक है। देखो ये स्टेबल था, है ना, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। देखो हमने बोला था 2,8 वाला स्टेबल होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये सबसे स्टेबल है ना नियॉन। अच्छा, अगर हम वही सोडियम की बात करें, 11 होता है उसका एटॉमिक नंबर, ये 1s हो गया, ये 2s हो गया। देखो ध्यान से आपने समझना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी आपको तो आपके इनऑर्गेनिक के आधे से ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे। आगे वाला पूरा चैप्टर जो आपका पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है, उसमें ये सब चीजें ही आपको बताई गई हैं। यहाँ पे कर लोगे, वहां पे आपको इजी रहेगा, नहीं तो आप वहां पे भी कंफ्यूज होंगे कि कैसे ये चीज कैसे आई, ये चीज कैसे आई, यहीं पे समझ लो सब कुछ। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स भरो, पहला इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड, फोर्थ, 5th 6th 7th, मूवमेंट देख रहे हो, 5th 6th 7th, भरने भी ऐसे हैं आपने, ठीक है। आपको पता है चाहे कि ये सारे ऑर्बिटल फिल हो जाएंगे, फिर भी एक हैबिट बना लो, 8th 9th और ये 10th और एक 11th, यानी इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनी 1s2 2s2 3p6 3s2, ऐसी बनी है ना 2p। देखो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतनी, और ये वाली जो हमने नियॉन की थी, ये सेम है, 1s2 1s2 2s2 और 2s2 2p6 2p6। तो आप ऐसे लिख सकते हो, नियॉन को किया एक स्क्वायर ब्रैकेट में और 3s2। तो इतनी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बजाय जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप जो बड़े एटॉमिक नंबर है, मान लो 30th एटॉमिक नंबर है, 25 एटॉमिक नंबर है, तो आप पहले नोबल गैस लिख दोगे, नोबल गैस है ये, और यहाँ पे आउटर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दोगे। ऐसा नहीं करना आपने कि ऑक्सीजन की ऐसे करो आपकी यहाँ पे 2p4 करके यहाँ पे 2p2 अलग लिख के, ऐसा कुछ नहीं। ये जो पूरा आपका सेट बन रहा है ना, ये वाला, उसको ही आपने नोबल गैस से रिप्लेस करना है, और जो बाद वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से, जैसे मान लो इसमें जो लास्ट शेल है, यानी लास्ट शेल वो वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, जिसमें लास्ट में आपने इलेक्ट्रॉन एंटर करवाए, वो कौन सा था, वो था 3s था, है ना। तो यानी 3s जो होगा वो वैलेंस है, वो आउटर मोस्ट शेल है। थोड़े से और हम एग्जांपल्स ट्राई कर लेते हैं। आर्गन के लिए लिखो, आर्गन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
देखो हमने ये भरने सीख लिए ना, अब हम सीधा यहाँ पे आते हैं 1s 2s 2p 3s, ऐसे लिख लो पहले, ठीक है। पहले इसमें हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं, इसमें भी 2 भरने हैं, इसमें हम 6 भरते हैं इलेक्ट्रॉन, 6 लिख दो, ठीक है। जब आपने बॉक्स बनाना है ऐसे वाला तो आपने 1 2 3 4 ऐसे ही भरने हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम सीधा डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, आपको ये चीज समझ लग गई है अब, है ना। कितने हो गए, 6 + 2 + 2 10 हो गए, हमने 18 डालने हैं, ये हो गए 12। उसके बाद 3p और 4s आएंगे, 3p और 4s, 12 और ये 6, यानी ये बन गई आर्गन की, इसमें कोई नहीं आया। ओके, पोटेशियम के लिए लिखो, पोटेशियम के लिए क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। काउंट कर लो, 2 2 4, ये वाले काउंट करने हैं, 2 और 2 4 और 6 10 12 और 6 18 और ये 19। ये चीज आर्गन जैसी है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, आर्गन स्क्वायर ब्रैकेट 4s1, ठीक है। ओके ओके, अगर आप स्कैंडियम लिखो 21, तो वही चीज 18 इलेक्ट्रॉन थे ना इसमें, 2 और 2 4 और 6 10 12 12 और 6 18 और 19 था ना, यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन थे, 18 + 1 हो गया, ऐसा था ना ये। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे आर्गन लिख दें, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 19th इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया, ठीक है, 20th इलेक्ट्रॉन भी इसमें भरा और 21 इसमें भर दिया, ऐसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। अगर आप पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1, काउंट कर लो, 21 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वाले 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये आपने बाहर की कॉन्फ़िगरेशन वैसे की वैसे लिख दी। ओके, अगर हम कॉपर की या क्रोमियम की बात करें, देखो स्कैंडियम वेनेडियम टाइटेनियम ये सब आप अपनी ओर से एक बार प्रैक्टिस करना, प्रॉब्लम आएगी तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। क्रोमियम की बात करें हम ऐसे सीधा ये वाली पूरी कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज आएगी, है ना, 18 इलेक्ट्रॉन वाली नोबल गैस वाली। तो ये जो नोबल गैस है आर्गन, इसको हम ऐसे का ऐसे लिख देते हैं, आगे वाली इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पूरी करते हैं, और 3d 20 बन गए, यहाँ तक ये 18 था, ये +2 20 बन गया, और ये 4 और आ गए, ऐसे, है ना। मैग्नीज की बात करें, 25 एटॉमिक नंबर है, आर्गन वैसे का वैसे लिखा, 4s2 और 3d5, है ना, ये चीज बनेगी। अब देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो हमने क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है ये गलत है। क्यों गलत है, एक बार ध्यान से देखो, पूरी खोल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो क्या गलती की है हमने इसमें। देखो कोई गलती नहीं है, यहाँ पे थोड़े रूल्स चेंज हैं, यहाँ पे एक्सेप्शन है। हम देखो कैसे लिखेंगे, देखो आर्गन है, इसी से लिखते हैं, आर्गन है, ठीक है, आर्गन को हमने किया ब्रैकेट में 4s और 3d। अब देखो ये जो 4s था, ये वाला जो 4s था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये फुली फिल्ड है। देखो अगर हम ऐसे 4s बनाएं, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, इससे ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो ये क्या हो गया, फुली फिल्ड हो गया, फुली फिल्ड, है ना, पूरा फिल्ड है ये। 3d की बात करें, 3d की बात करें, अगर यहां पे बनाते हैं 3d की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दिए, इसमें तो और इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन टोटल भर सकते हैं, 6 और भर सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन। अगर हम क्या करें, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट कर दें, तो यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 5,
यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यानी ये क्या बन गया, हाफ फिल्ड, और ये भी बन गया हाफ फिल्ड। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की हम लिखते हैं, क्योंकि ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसमें दोनों ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हैं, और हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। अगर हमने यहाँ पे एक फुली फिल्ड रखा था तो यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा था, ना हाफ फिल्ड ना फुली फिल्ड। तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे दोनों हाफ फिल्ड बन जाएंगे और ये स्टेबल बन जाएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। एक क्रोमियम और एक आपका कॉपर 29, उसका भी एक्सेप्शन है, उसकी एक्सेप्शन देखते हैं। देखो, कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ ऐसी आनी चाहिए थी। ये 18 हो गया आर्गन तक इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन 20 और ये 9 इलेक्ट्रॉन 29, और कॉपर की जो एटॉमिक नंबर होता है वो 29 होता है। लेकिन ये चीज फेवर्ड नहीं है, ये हमने इसको एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, आर्गन, ठीक है, 4s1 और 3d10। इसमें क्या हुआ, ये जो 4s1 है ये हाफ फिल्ड बन गया, ये जो 3d10 है ये फुली फिल्ड बन गया, तो ये स्टेबल हो गया। यहाँ पे क्या था, एक ऑर्बिटल तो हमारा फुली फिल्ड था, एक ऑर्बिटल ना फुली फिल्ड ना हाफ फिल्ड, पर ये हो सकता है इसके ट्रांसफर से। तो हम ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फेवर करेंगे, इस चीज को और इस चीज को नहीं लिखेंगे। ये आपने ध्यान देना है यहाँ पे। ओके, क्या रीजन है इसका, क्योंकि फुली फिल्ड ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर हमारे पास S1 है, या हमारे पास P3 है, या हमारे पास D में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, S में 2 हैं, P में 6 हैं, D में 10 हैं, यानी ये सारी कैटेगरी होगी हाफ फिल्ड, है ना, और ये सारी कैटेगरी होगी फुली फिल्ड की। अगर ये केसेस बनेंगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी स्टेबल होगी। तो ये हाफ फिल्ड और ये फुली फिल्ड, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इजीली नहीं देते, ये स्टेबल होते हैं, ठीक है। कंपैरिजन में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अभी के लिए आपने इतना ध्यान रखना है, क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन है, उनके पास हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड वाला क्राइटेरिया होता है। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड जब ऑर्बिटल्स होते हैं तो वो स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं वो हम अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये याद रखो कि आपको क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आएगी। आपको उसके बाद पूछेंगे कि इसकी एक्सेप्शन, इसमें अलग क्या है, व्हाट इज एक्सेप्शन इन दीज केसेस। तो आपने लिखना है कि इनमें हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं और ये ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। ओके, अब कॉज क्या था स्टेबिलिटी का, फुली फिल्ड जब होता है ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड होता है। फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड हमने 2 केसेस में किया, एक क्रोमियम और एक कॉपर। क्रोमियम ने हमने 4s2 और 3d4 आना चाहिए था जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, लेकिन हमने 4s का एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिया और हमने हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फेवर किया। जब हम Cu यानी कॉपर की बात करते हैं तो हमने क्या किया, 4s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे और 3d में 9, लेकिन हमने 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट करके हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड की स्टेबिलिटी को अपनाया। ऐसा क्यों किया है, 3 रीजंस हैं। पहला है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, अगर हमें ऐसा हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड वाला केस देखते हैं तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी जब इलेक्ट्रॉन की, तो उनका जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो कम होगा। इसकी वजह से उनकी जो अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस से वो ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा स्टेबल है। इस वजह से हमने हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड चूज किया। सेकेंड रीजन है एक्सचेंज एनर्जी। अब देखो, ये मान लो हाफ फिल्ड है, एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ अपनी एनर्जी चेंज करेगा, ये फिर इसके साथ,
इसके साथ अपनी एनर्जी करेगा चेंज, ये इसके साथ, ऐसे यानी जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो 4 इलेक्ट्रॉन और के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, ये उसकी एक्सचेंज एनर्जीज होगी। मान लो सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ कर सकता है अपनी एनर्जी चेंज, इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, यानी यहाँ पे भी इतनी सारी एनर्जी एक्सचेंज होगी। या और एक बात और, जब हाफ फील्ड होता है ना, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एनर्जी एक्सचेंज आते हैं, ठीक है। और जितने ज्यादा एनर्जी के एक्सचेंज आएंगे उतना ज्यादा जो ऑर्बिटल है वो स्टेबल रहेगा। इस वजह से हम हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फेवर करते हैं, है ना। ये देखो, ये दोनों हाफ फील्ड और फुली फील्ड की एग्जांपल है। स्मॉलर कोलम्बिक रिपल्शंस, देखो अगर हम एक एक ऐसे रखेंगे तो एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ठीक है। अगर हम इसकी बजाय अगर हम ऐसे कर दें कि ये 1 2 3 4 और ऐसे कर दें, ऐसे भरें, तो इनमें जो रिपल्शंस है वो ज्यादा हो जाएंगी, है ना। ये चीज भी हमने रिपल्शन से, तो हमें पता है एटम की स्टेबिलिटी जा रही है, एटम स्टेबिलिटी की तरफ भागता है, तो ये चीज कभी नहीं करेंगे हम। ओके, सो इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला। देखो वहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बहुत जरूरत पड़ेगी, हम वहां पे फिर से इसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आई होप आपको आज ये चीजें समझ आई होंगी। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और एक चीज मैं और आपको कहना चाहूंगी कि आप अपने सब सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा टाइम रोज दो, कंसिस्टेंट रहो, और जो आप आज चीज पढ़ रहे हो वो आप नेक्स्ट डे 15 से 20 मिनट लगा के जरूर उसे रिवाइज करो, तभी वो आपकी परमानेंट मेमोरी बनेगी। ओके, सो बी कंसिस्टेंट टू योर स्टडीज। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।